नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सुरक्षा। और मैं सोच रहा था कि जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो मतलब दिमाग में पहली तस्वीर क्या आती है? शायद कंस्ट्रक्शन साइट पर एक हेलमेट या फिर गाड़ी में सीट बेल्ट। ऐसा लगता है जैसे सुरक्षा कुछ नियमों की एक लिस्ट है जिन्हें बस टिक करना होता है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पन्ना है। आज हमारे पास लेख है जो इस सोच को पूरी तरह पलट देता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ कंपनियां सुरक्षा को सिर्फ एक नियम की तरह देखती हैं और क्यों कुछ इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती हैं। फर्क कहां आता है? तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि फर्क असल में सोच का है। ज्यादातर लोग सुरक्षा को एक बोझ समझते हैं, एक और नियम, एक और फॉर्म भरने को। लेकिन असल में सुरक्षा एक नतीजा है। ये उस माहौल का नतीजा है जो आप बनाते हैं। ये सिर्फ क्या नहीं करना है कि लिस्ट नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे का ध्यान कैसे रखते हैं कि सोच है। ये एक ऐसी स्थिति बनाने की कला है जहां लोग हमारे काम करने के तरीके और पूरा सिस्टम हर तरह के खतरे से आजाद महसूस करे। तो चलिए इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। लेख सुरक्षा की एक बहुत सीधी सी परिभाषा देता है। दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों की भलाई का ध्यान रखने का एक तरीका। सुनने में तो काफी आसान लगता है। हाँ, लगता है। लेकिन जब हम इसे तोड़कर देखते हैं तो इसकी गहराई समझ आती है। लेख इसे 5 बड़े हिस्सों में बांटता है। पहला तो वही है जिसे हम सब जानते हैं, शारीरिक सुरक्षा। मतलब कटने, जलने, गिरने या बिजली के झटके जैसी चोटों से बचना। इसके लिए हम हेलमेट, दस्ताने, सेफ्टी शूज मतलब पीपी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये सुरक्षा का वो हिस्सा है जो हमें साफ साफ दिखाई देता है। ये जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है एक तरह से। आइसबर्ग का ऊपरी सिरा। बिल्कुल। और यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है, क्योंकि असली चुनौती उन खतरों से निपटने में है जो अदृश्य है। लेख का दूसरा पहलू है भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। अच्छा। यहाँ आकर्षक बात यह है कि सभी खतरे दिखाई नहीं देते। सोचिए, एक ऐसा ऑफिस जहाँ कोई बॉस पर सवाल उठाने से डरता है या अपनी गलती बताने से घबराता है, क्या वो जगह सुरक्षित है? शारीरिक रूप से शायद हाँ, पर मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब अगर कोई खुलकर बोल नहीं पा रहा है तो वो माहौल ही अनसेफ है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मनोवैज्ञानिक असुरक्षा सीधे तौर पर शारीरिक दुर्घटनाओं को बढ़ाती है। वो कैसे? जब लोग सवाल पूछने या किसी गड़बड़ी की रिपोर्ट करने से डरते हैं तो वो घिसा हुआ तार या वो लीक करने वाली मशीन वो वैसी ही रह जाती है। कोई इस पर बात नहीं करता? हाँ, तो जो खतरा दिखाई नहीं देता वो एक दिन एक बड़े दिखने वाले हादसे को जन्म देता है। इसलिए एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग बिना डरे अपनी बात रख सकें, जहां मानसिक स्वास्थ्य को तवज्जो दी जाए, वो किसी भी हेलमेट से ज्यादा जरूरी है। वाह, ये कनेक्शन कमाल का है। मतलब अदृश्य सुरक्षा दृश्य सुरक्षा की नींव है। बिल्कुल। और इसके बाद लेख 3 और पहलुओं की बात करता है। तीसरा है स्वास्थ्य सुरक्षा। ये शारीरिक सुरक्षा से थोड़ा अलग कैसे हैं? शारीरिक सुरक्षा अचानक होने वाली चोटों से बचाती है, जैसे गिरना। स्वास्थ्य सुरक्षा उन खतरों से बचाती है जो धीरे धीरे असर करते हैं। अच्छा। जैसे किसी केमिकल फैक्ट्री में लगातार जहरीले धुएं में सांस लेना। हाँ। या बहुत ज्यादा शोर वाली जगह पर काम करने से सुनने की क्षमता का कम हो जाना। इसमें साफ सफाई, सही वेंटिलेशन, ये सब चीजें आती हैं। समझ गया। चौथा है पर्यावरणीय सुरक्षा, यानी हमारा काम हमारे आसपास के माहौल को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, जैसे फैक्ट्री का कचरा नदी में ना जाए, प्रदूषण न फैले। सिस्टम और प्रक्रिया सुरक्षा। इसका मतलब है कि सुरक्षा को काम करने के तरीके में ही बुन दिया जाए। ये कोई अलग से करने वाली चीज ना हो, जैसे क्या मशीनें इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि उनमें हाथ फंसने का कोई चांस ही ना हो। अच्छा। क्या किसी काम को करने का जो प्रोसेस बनाया गया है वो अपने आप में ही सुरक्षित है। ये सिर्फ रखरखाव की बात नहीं है, ये डिजाइन की बात है। हम समस्या होने के बाद उसे ठीक नहीं कर रहे, हम समस्या को पैदा ही नहीं होने दे रहे हैं। ये 5 पहलू सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं, लेकिन असल में नहीं है। हाँ, असल में हम इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना सोचे हुए भी। लेख में रसोई का एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। हाँ, रसोई एक बेहतरीन मिनी फैक्ट्री है।
सोचिए, गरम तेल कढ़ाई में है, सब्जियां कट रही हैं और फोन बज रहा है। ज्यादातर भारतीय घरों में यही असली रिस्क असेसमेंट होता है। बिल्कुल सही। आप गरम पतीले को कपड़े से पकड़ते हैं, ये आपका पीपीई है। हाँ। गीले फर्श पर ध्यान से चलते हैं, ये शारीरिक सुरक्षा है। और चाकू का इस्तेमाल करने के बाद उसे सही जगह रखते हैं, ये प्रक्रिया सुरक्षा है। हम ये सब करते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि सुरक्षित तरीके से खाना बनाना है। बिल्कुल। अब इसी सोच को फैक्ट्रियों, दफ्तरों और सड़कों पर लागू करके देखते हैं, खास तौर पर काम करने की जगह पर। ये सिर्फ सावधान गीला फर्श का बोर्ड लगाने से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये एक पूरा कल्चर बनाने की बात है। तो ये कल्चर बनता कैसे है? लेख के मुताबिक एक अच्छी सेफ्टी प्रणाली 3 मजबूत खंभों पर टिकी होती है। सही कहा। और पहला खंभा है खतरों को पहचानना। आप उस चीज से नहीं बच सकते जिसे आप देख ही नहीं पा रहे हैं। हर काम में, चाहे वो कंप्यूटर पर कोडिंग करना हो या बिल्डिंग बनाना, कोई ना कोई जोखिम होता है। फिसलने वाले फर्श और भारी मशीनरी तो साफ दिखने वाले खतरे हैं, लेकिन या फिर लगातार डेडलाइन के दबाव में मानसिक तनाव होना, ये भी उतने ही बड़े खतरे हैं। सही बात है। इनकी पहचान करने की एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, जिसे जोखिम मूल्यांकन या रिस्क असेसमेंट कहते हैं। यानी पहला कदम है दुश्मन को पहचानना। एक बार खतरे पता चल गए तो दूसरा खंभा आता है सुरक्षा प्रशिक्षण। हाँ, सुरक्षा प्रशिक्षण। और लेख इस पर बहुत जोर देता है कि ये कोई एक दिन का सेमिनार नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे एक मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह सोचिए। अच्छा। जैसे जैसे नई तकनीक आती है, नए खतरे आते हैं, आपको अपने लोगों को लगातार अपडेट करना पड़ता है। सिर्फ ये बता देना काफी नहीं है कि इस मशीन से खतरा है। आपको सिखाना होगा कि उस मशीन को सुरक्षित तरीके से चलाना कैसे है, आग लगने जैसी इमरजेंसी में क्या करना है, पीपीई को पहनना और उतारना कैसे है, और तनाव को कैसे मैनेज करना है। ट्रेनिंग लोगों को ताकत देती है कि वो खतरों को पहचान भी सकें और उनसे निपट भी सकें। और जब लोगों को ट्रेनिंग मिल गई तब आता है तीसरा खंबा, नियमों और मानकों को लागू करना। हाँ, ये वो चीज है जो सुनिश्चित करती है कि सुरक्षा सिर्फ अच्छी सलाह बनकर ना रह जाए, बल्कि एक अनिवार्य प्रैक्टिस बने। हाँ, और इस चीज को गंभीरता से लागू करने के लिए हर लेवल पर नियम बने हैं। अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ ओशा नाम की एक सरकारी एजेंसी है जो पूरे देश के लिए नियम बनाती है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां ISO 45001 नाम का एक सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करती हैं। ये दिखाने के लिए कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हैं। बिल्कुल। और भारत में तो 1948 से ही फैक्ट्री एक्ट जैसे कड़े कानून हैं, जिन्हें अब 2020 के नए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता से और भी मजबूत किया गया है। अच्छा। ये नियम और कानून सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये उन हजारों हादसों से सीखे गए सबक हैं जिन्हें हम दोबारा नहीं दोहराना चाहते। ठीक है, तो हमने खतरों को पहचाना, लोगों को ट्रेनिंग दी और नियम भी बना दिए। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि कानून कहता है या जुर्माना लग जाएगा? इसके पीछे की असली वजह क्या है? यस, ये इस पूरी बातचीत का दिल है और इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कारण है इंसान की जिंदगी। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रॉफिट किसी की जान या सेहत से बढ़कर नहीं हो सकता। हर कर्मचारी को ये हक है कि वो दिन भर काम करने के बाद उसी सलामती के साथ घर लौटे जैसे वो सुबह आया था। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। ये तो सबसे जरूरी बात है, मतलब हर चीज से ऊपर। और ये सिर्फ उस एक इंसान की बात नहीं है, उसके पूरे परिवार पर असर पड़ता है। बिल्कुल। और अगर हम नैतिकता से हटकर विशुद्ध रूप से व्यापार के नजरिए से भी देखें तो भी सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। दूसरा कारण है पैसा। पैसा? हाँ, पैसा। एक कहावत है, रोकथाम हमेशा इलाज से सस्ती होती है। सोचिए, एक दुर्घटना होती है, क्या खर्च होता है? घायल कर्मचारी का मेडिकल बिल, टूटी हुई मशीनरी, काम रुकने से हुआ नुकसान, मुकदमेबाजी और मुआवजा। ये लिस्ट बहुत लंबी है। और ये तो वो खर्च हैं जो दिखते हैं, और जो नहीं दिखते? जो नहीं दिखते वो और भी ज्यादा है। उस दुर्घटना को देखने वाले बाकी कर्मचारियों का मनोबल गिर जाता है, पूरी टीम की उत्पादकता कम हो जाती है, कंपनी की बाजार में बदनामी होती है, अच्छे लोग ऐसी जगह पर काम करने से कतराते हैं। सही बात है। तो एक छोटी सी लापरवाही का असर कंपनी की बैलेंस शीट पर महीनों, शायद सालों तक दिख सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ नैतिकता का नहीं बल्कि सीधे सीधे बिजनेस का भी मामला है।
और इसका कंपनी की छवि से भी सीधा नाता है। तीसरा कारण यही है, कंपनी की प्रतिष्ठा। आज के दौर में ग्राहक और निवेशक सिर्फ ये नहीं देखते कि आप क्या बनाते हैं, वो ये भी देखते हैं कि आप उसे कैसे बनाते हैं। एक सुरक्षित कंपनी भरोसेमंद मानी जाती है। ये बेहतर टैलेंट को अपनी ओर खींचती है और ग्राहकों का विश्वास जीतती है। ये एक लॉन्ग टर्म फायदा है। और आखिर में इसका असर सीधा सीधा काम की क्वालिटी और रफ्तार पर भी पड़ता होगा। हाँ, और वो है चौथा कारण, उच्च उत्पादकता। जब कर्मचारी सुरक्षित महसूस करते हैं तो उन्हें चोट लगने का डर नहीं सताता। वो ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, अपने काम पर बेहतर ध्यान लगा पाते हैं और ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं। वो नए तरीके आजमाने से डरते नहीं। सही कहा। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का सीधा संबंध इनोवेशन से है और अंत में ये सब मिलकर एक सकारात्मक संस्कृति बनाते हैं। जब कोई कंपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देती है तो वो अपने कर्मचारियों को एक संदेश देती है, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे सम्मान और जिम्मेदारी का एक ऐसा कल्चर बनता है जो हर किसी के लिए फायदेमंद है। लेख में एक बहुत अच्छी लाइन है जो इन सभी बातों का निचोड़ है। सुरक्षा एक खर्च नहीं है, ये लोगों, प्रदर्शन और लंबे समय की सफलता में एक निवेश है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि पूरी सोच बदलने वाली बात है। तो हमने सुरक्षा के अलग अलग पहलुओं को समझा, काम की जगह पर इसके खंभों को जाना और इसके असली महत्व को भी परखा। इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि सुरक्षा किसी एक मैनेजर या एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, ये एक साझा जिम्मेदारी है। चेन की हर कड़ी को मजबूत होना पड़ता है। मैनेजमेंट को सुरक्षित माहौल और संसाधन देने होंगे, सुपरवाइजर को नियमों को लागू करना होगा और खुद एक मिसाल बनना होगा, और कर्मचारी को नियमों का पालन करना होगा, खतरों की तुरंत रिपोर्ट करनी होगी और अपने साथ साथ अपने सहकर्मियों का भी ध्यान रखना होगा। जैसा कि स्रोत कहता है, सुरक्षा आपसे शुरू होती है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक हकीकत है। हर किसी की एक भूमिका है। बिल्कुल, और ये भूमिका सिर्फ नौकरी की जगह पर नहीं है। स्रोत में एक बहुत ही सीधी और असरदार बात कही गई है जो हम सबके लिए एक तरह का कॉल टू एक्शन है। क्या है वो? जब आप अगली बार कहीं गीला फर्श देखें, कोई घिसा हुआ बिजली का तार देखें या किसी को बिना सुरक्षा गियर के काम करते हुए देखें तो चुप न रहें, बोले, कार्रवाई करें और शायद आप किसी के आज सुरक्षित घर जाने का कारण बने। क्योंकि दिन के अंत में लक्ष्य बहुत सीधा है, काम को सुरक्षित तरीके से पूरा करना और घर उसी हालत में लौटना जिसमें आप सुबह आए थे। लेकिन स्रोत की आखिरी लाइन इस विचार को एक कदम और आगे ले जाती है। वो कहती है, घर उसी स्थिति में लौटे या उससे भी बेहतर स्थिति में। ये एक बहुत गहरा विचार है। हमने अब तक ये बात की कि सुरक्षा हमें नुकसान से कैसे बचाती है। ये हमें गिरने से, चोट लगने से, बीमार होने से बचाती है। लेकिन क्या एक सही मायने में सुरक्षित माहौल किसी इंसान को सुबह के मुकाबले शाम को एक बेहतर इंसान भी बना सकता है? मैं समझा नहीं, बेहतर कैसे? सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलता है, मतलब मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। हाँ। जहां आपको सबसे अच्छे और सुरक्षित तरीके से काम करने की ट्रेनिंग मिलती है, प्रशिक्षण। और जहां आपको महसूस होता है कि कंपनी आपकी परवाह करती है, मतलब एक सकारात्मक संस्कृति। हाँ। क्या ऐसा माहौल आपको ज्यादा कुशल नहीं बनाएगा, ज्यादा आत्मविश्वासी नहीं बनाएगा? हाँ। क्या वो आपको एक बेहतर टीम प्लेयर नहीं बनाएगा? शायद हाँ। सुरक्षा सिर्फ हमें बुरा होने से नहीं रोकती, शायद वो हमें बेहतर बनने का मौका भी देती है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।